मेम्ब्रेन हो गया था, ठीक ना। आइए, बाहर भी कोई है? बाहर गए हुए हैं विद्यार्थी? चलिए तो तब तक हम लोग रिकैप कर ले जल्दी। डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन सा होता था? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और लवक। वेरी गुड। सिंगल मेम्ब्रेन में गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। वेरी गुड। नो मेम्ब्रेन में राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते थे? न्यूक्लियस को क्या कहते थे? बोला जाए, न्यूक्लियस को क्या कहते थे? कंट्रोलिंग ऑर्गन नहीं कहते थे, नियंत्रण कक्ष। कोशिका का नियंत्रण कक्ष। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते थे? क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते थे? लवक। लवक को क्या कहते थे? किचन ऑफ द प्लांट सेल बोलते थे ना। पूरा बता दिए थे, लवक के बारे में भी पूरा चर्चा कर दिए थे। नहीं, 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेना। क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेना। क्रोमोप्लास्ट का काम है रंगीन करना। और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? भोजन का क्या करना? संग्रहण करना। नहीं, आइए आइए आ जाइए, कोई नहीं, ठीक है। सारे के बारे में बता दिए थे अलग अलग। नहीं, डार्क रिएक्शन कहां होता था? एस्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहां होता था? ग्राना में। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर कितने एंगस्ट्रॉम पर मैक्सिमम होती थी? 4000 एंगस्ट्रॉम से, अथवा नैनोमीटर में 400 से 700 नैनोमीटर, जिसको हम लोग क्या कहते थे? पीएआर। क्या कहते थे? पीएआर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन का मतलब 400 से 700 नैनोमीटर पर प्रकाश संश्लेषण की दर महत्तम होती है, सर्वाधिक होती है। उस समय फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होगा, ठीक है कि नहीं? ये बता दिए थे। फिर बताए थे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो वाटर आता है, और सॉरी ऑक्सीजन, वो किससे आता है? जल से। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इतना चीज हम शायद बता दिए थे, जो हमको याद आ रहा है। कॉपी तो देखे नहीं है हम, जो हमको याद आया वो हम आपको बताए। अब आज के क्लास में आज लास्ट ही हो जाएगा ये सेल बायोलॉजी। फिर हम लोग आज नए टॉपिक में भी हम लोग एंट्री मार देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 1.5 घंटे का वक्त है, 90 मिनट का वक्त है, जो पर्याप्त होता है, कम नहीं है 90 मिनट, ठीक है कि नहीं? तो अब आपने हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन में बताए थे, इसका ट्रिक बताए थे। GERL, गर्ल बोले थे ना, है ना, गर्ल। तो G से गोल्जी बॉडी, ER से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L से लाइसोसोम। तो इस सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन क्वेश्चंस के आस्किंग फ्रीक्वेंसी में ER को हम सबसे पहले ऊपर रखेंगे। तो लिखिएगा अंतःप्रद्रव जालिका, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लिखे? अंतःप्रद्रव जालिका, ठीक है। अंतःप्रद्रव जालिका क्या बोलते हैं इसको? ER। ER का मतलब हो गया प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। जरा देखिएगा सेल, इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गौर से देखिएगा इसको। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गौर से देखिएगा। इसको कोशिका का परिवहन मार्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? कोशिका का परिवहन मार्ग, ठीक है। कोशिका का परिवहन मार्ग कहा गया है।
थर्ड डायग्राम देख लीजिएगा ना तो फंडा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, देखिए सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है कि नहीं है, देखिए था ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये देखिए ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। ये देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया बताइए, न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ है कि नहीं। न्यूक्लियस के बाहर क्या हो गया, ये देखिए था न्यूक्लियस के बाहर ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हुआ कि नहीं हुआ, देखिए था। देखते रहिएगा, रफली स्केच कर रहे हैं हम, आपको ये हम दिखा देंगे कि सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां सिचुएटेड है, ठीक है। देखिए इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, देखिए इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इससे जुटा होता है। देखिए इस तरह से ये खाली हो जाएगा, ये जगह मिट जाएगा, ऐसे कर दिए ना, मतलब ऐसे देखिए ये न्यूक्लियस का पार्ट है, यहां से जो लिए है ना, ऐसे 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 ऐसे, देखिए ऐसे एक छोटा सा पार्ट, देखिए ऐसी है ना। हम न्यूक्लियस को यहां क्लोज कर दिए आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसको यहां ये क्लोज नहीं होगा बल्कि ये मिटा हुआ होगा इस तरह से। देखिए ये बाहर वाला लेयर है, देखिए ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब इसके अंदर डीएनए आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये पूरा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालिका है, जाल बिछा हुआ है, उसका लूप लाइन है, कहां से कहां तक देख लीजिए। ये इनर सेल मेम्ब्रेन से लेके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, आंतरिक कोशिकीय झिल्ली से बाह्य केंद्रीय झिल्ली तक को जोड़ने वाली नलिका को अंतःप्रदप जालिका कहते हैं। क्या हो गया जरा बताइए, क्या हो गया, चित्र में देखिए, डायग्राम में देखिए और लाइव टेलीकास्ट कीजिए कि कोशिका के अंदर जो कोशिकीय झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, उसको केंद्रक के बाह्य झिल्ली से जोड़ने का काम जो कोशिकांग करती है, दैट इज कॉल्ड ईआर। ठीक बात है, आया समझ में बात। रूट है, एक चैनल है, एक चैनल है, जैसे टनल होता है ना, देखिएगा ट्रेन जो है जब कोनो अंडरग्राउंड चलती है, पहाड़ वहाड़ के टनल होके जाती है, तो एक कनेक्शन होता है, इधर से जोड़ के सीधा उधर निकल जाती है। तो ठीक उसी तरह देखिए सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कोशिकीय झिल्ली और केंद्रीय झिल्ली को जोड़ने का काम कर रही है। ये सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हम डबल लेयर नहीं मार रहे हैं। जैसे ये अगर ये है इस तरह का है, तो इसके ऊपर देखिए इस तरह का कंडीशन नहीं होता है कि हम ऐसे इसको डबल लेयर में बना दें, ऐसे डबल लेयर में बना दे, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर सिंगल है तो इसी तरह रहेगा, ये सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक ना। अब तो ये बात समझ गए कि ये एक जाल है जो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। पॉइंट दूसरा, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। ये जो ईआर है, ईआर, इसको हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है रेयर, एक होता है शेयर, एक होता है रेयर, एक होता है शेयर। कहिएगा सर ये रेयर शेयर हम नहीं बुझ लिए, है ना। तो आर से हुआ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस से हुआ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरा अंतःप्रदप जालिका, चिकना अंतःप्रदप जालिका। तो खुरदुरा चिकना बोलने में थोड़ा सा स्मार्टनेस खराब होता है, नहीं। फॉर्मल पैंट शर्ट जूता है लगाए हुए, चश्मा भी लगाए हुए हैं, खुरदुरा बोलेंगे इसे बनिया है, रेयर बोले क्या, सही बात की गलत बात। तो स्मार्ट बनना है ना, नहीं। अरे हम लोग तो स्मार्ट है, आप लोग भी बनिए, ठीक है कि नहीं है। सुबह से लेकर रात तक देखते हैं एक पैर पे खटते रहते हैं, पूरा एनर्जी, अभी एक कप चाय पिला दिए हैं और एनर्जेटिक हो गए, टेनिन आ गया बॉडी के अंदर, ठीक है कि एक्टिवेट कर दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अभी से लेकर 9 बजे रात तक खड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ, बशर्ते आपका साथ चाहिए। लेकिन एक लिमिट है, आप लोग को भी घर जाना होता है, तो 8 बजे तक हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेयर की बात कर ले। तो एक बात बताइए, रेयर और शेर, शेर माने एकदम शेर मतलब क्या लगता है कि जंगल का राजा, नहीं लगता है।
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जंगल करा जाए भाई साहब, कोई आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं, ठीक है। तो शेर का क्या काम होता है, शेर की तरह कमांडो को आप कहां रख दीजिए, बाहर रख दीजिए। जैसे यहां से अगर घुसपैठ करेगा आतंकवादी, मान लीजिए कि संसद भवन है, ठीक है, किसका संसद भवन है, कौन बनाया था संसद भवन भारत का, कौन था, हाँ ल्यूटियंस का संसद था ना। हम तो पहलू क्या बात कर रहे हैं कि नई का बात हम नहीं करते हैं, नहीं। ल्यूटियंस का दिल्ली को कौन बसाया था, वो दिल्ली को, पटना तो उदयन था ना, दिल्ली देख लीजिएगा, हमको याद नहीं आ रहा है, हम हिस्ट्री के टीचर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, खासकर गांधी जी के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, बड़ा उनको पढ़ना अच्छा लगता है। मेरी इतनी औकात नहीं कि हम गांधी जी को पढ़ लें, लेकिन गांधी जी जो सिलेबस में है उनके बारे में जानना, अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दें, आएंगे तो यही पे कि अमेरिका किसी के लिए नहीं रुकता है, किसी के लिए नहीं, वहां भी कुछ हो जाए उसके लिए भी नहीं रुकता है। गांधी के लिए, गांधी जयंती को 2 मिनट के लिए न्यूयॉर्क सिटी के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है गांधी के याद में। तो गांधी नोबेल से बहुत ऊपर का चीज है, नोबेल को गांधी प्राइज मिलता, ऐसे बुझिए, हुंडा हुंडी। गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला है जी अभी तक, तो काहे नहीं मिला, तो सोच लीजिए कि अगर नोबेल जिंदा रहता तो नोबेल को गांधी पुरस्कार मिलता। गांधी वो चीज थे, ठीक है कि नहीं। उनके मरने पर आइंस्टीन बोला था, आप लोग को खुद जानकारी होगा कि इस हार मांस का जो आदमी होता है वो हजारों वर्ष के बाद ऐसा पैदा लेता है जो गांधी जी थे। खैर, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो जैसे एक बार संसद पर अटैक हो गया था, नहीं अंदर घुस गया था हमलावर, याद होगा 2001 में आतंकवादी घुसपैठ मार दिया था अंदर, वो तो बच गया था लोग। इस बार तक नहीं हुआ है संसद के अंदर, वो जो कूद क्या थी, जो छोड़ थी, वो में दरभंगो वाला था एगो, तो वो लड़का दरभंगा का भी था वो ना, और वो तो ये सब तो टेम्पोररी था। वो जो सॉलिड घुसा था 2001 में, हमको जो याद आ रहा है, या पता नहीं ईस्वी नहीं, लेकिन सत्र 2000 का ही था। तो क्या होता है, अब बाहर एनएसजी का कमांडो होता है, एकदम एनएसजी का कमांडो एकदम टाइट रहेगा, उसको खाली चश्मा लगे रहता है, देखते हैं, और चश्मा से सब कुछ देखते रहता है, कहां क्या है एकदम। एनएसजी का कमांडो कौन बनता है मालूम है, अपना अपना पैरा मिलिट्री का जो सुपर हिट स्टार होता है ट्रेनिंग में, फर्स्ट जो रैंकर होता है उसी सबको चुन के लाता है एनएसजी में। उसका एक वो फंड है, अगर हम पीछे से बच गए तो आगे से छोड़ेंगे नहीं, पीछे से कोई मार दे तो दूसरी बात है, उसका भी ट्रेनिंग रहता है, लेकिन पीछे से दिखता नहीं ना है, घूम गया अगर तो समझिए फिर कितना भी खतरनाक ये हो तो उसको मारेगा। तो उसको कहते हैं हम लोग शेर, अपने जवान को, कमांडो को कहते हैं शेर, की हमारी रक्षा करता है, हमारी देश की रक्षा करता है। यहां देखिए शेर बाहर की तरफ होगा, यहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग जो कोशिका झिल्ली की तरफ हो, यानी बाहर की तरफ हो, गेट के बाहर हो, उसको कहेंगे शेर। भाई काम क्या करेगा, तो शेर का काम क्या होता है, वही जो कमांडो का काम है, अंदर आएगा तो दाग देंगे गलत आदमी, सीधा बात, अंदर आओगे तो बाहर चले जाओगे हमेशा के लिए। फिर अगर आदमी गलत हो तब क्या, यही ना। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई पैथोजेंस जाना चाह रहा होता है, तो इसको यहीं पर शेर कहता है रुक, तो अपना नकाब उतारो, देखे क्या है, तुम कैसा आदमी हो, अंदर जाके कर फायदा तो नहीं कर दोगे। तो इसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाइड कर देता है। अगर कोई पैथोजेंस आया तो यही मार दिया, तो शेर का काम हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या, जहर को खत्म कर देना, एब्जॉर्ब कर लेना, तो बहुत बड़ा काम हो गया। और अंदर वाला जो पार्ट होता है रे बाबू सोना, वो होता है RER, रेर। क्या होता है, रेर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है, अंदर क्या होता है कि गोल्जी बॉडी सबके साथ मिलके राइबोसोम का निर्माण करता है, कभी कभी लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। तो इसके ऊपर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, प्रोटीन खुरदुरा इसलिए इसका नाम है कि इसके ऊपर प्रोटीन का डॉट 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 स्ट्रक्चर होता है, राइबोफ्लोरिन बोलते हैं। तो ये IAS का क्वेश्चन ही आप लोगों को नहीं पूछेगा, मेडिकल में हम लोग को पूछता था कि इस प्रोटीन का क्या नाम है, हाई मोलिकुलर वेट होता है उस कंपाउंड का, उसको हम लोग कहते हैं राइबोफ्लोरिन। क्या कहते हैं उसको, राइबोफ्लोरिन। तो बहरहाल RER का काम है प्रोटीन संश्लेषण और गोल्जी बॉडी के निर्माण में भाग लेना, ठीक है, गोल्जी बॉडी के निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, ठीक है। और ओवरऑल
ओवरऑल ये जो रूट है, इस रूट से क्या होता है, देखिए जो आवश्यक पदार्थ है वो अंदर जाता है केंद्रक तक, और फिर केंद्रक से ये बाहर निकलता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोशिका का परिवहन मार्ग, ट्रांसपोर्टेशन रूट। तो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन भाई, आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, आपके अंदर जो मिनरल्स जाना है उसको सेल के केंद्रक से बाहर ले जाता है, और सेल मेम्ब्रेन से फिर केंद्रक के पास ले आता है। इतना ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन ये यहां से यहां तक करता है। जैसे अगर डीएनए को बाहर आना है तो आरएनए बन के ही यहां तक आ सकता है, और फिर इस लेयर से घुस करके भी साइटोप्लाज्म में भी जा सकता है। एक तो ये तरीका है। एक बोलते हैं न्यूक्लियर पोर होता है, जो डीएनए मैसेंजर आरएनए बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए क्या बनाता था, प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते थे, ट्रांसलेशन। तो बस इतना ही काम था इसका, रफ किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। या सिंगल मेम्ब्रेन होता है, या केंद्रीय झिल्ली से, है ना, केंद्र के झिल्ली से कोशिकीय झिल्ली को जोड़ता है। ठीक है, जो कोशिकीय मतलब ईआर का वह भाग जो कोशिकीय झिल्ली की तरफ होता है, एससीआर कहलाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कोशिका के अंदर आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, कि अंदर कोशिका के संक्रमण किसी प्रकार का नहीं हो सके। और अंदर वाला जो भाग होता है, जो केंद्रक की तरफ होता है, उसका क्या काम है, तो वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ किसका निर्माण करता है, वो लाइसोसोम का भी निर्माण कर देता है। तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ओवरऑल क्या काम हो गया, तो लिपिड का निर्माण भी, लिपिड का सिंथेसिस भी करता है कौन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओवरऑल ये काम है कि लिपिड का संश्लेषण कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो भी मतलब खाद्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, इसको अंदर की तरफ ले जाता है, और वहां से पचने के बाद फिर उसको बाहर निकालता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन रूट कहते हैं। बात हो गया क्लियर। जब बुढ़ापा में आ जाता है ये, तो लिपिड को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड को कोलेस्ट्रॉल में बदल के, है ना, ये क्या करता है, मतलब जो लिपिड हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो हार्ट अटैक वगैरह की समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो देखिए एक छोटा सा ऑर्गेनल कितना हमारे लिए काम कर जाता है, हमको पता नहीं होता है, नहीं, सेल के अंदर। तो अब लिख लिया जाए इसको, है ना, समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। लिखिए, ईआर को कोशिका का परिवहन मार्ग कहा जाता है। ईआर मतलब समझ गया ना, अंतःप्रदव जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर को कोशिका का परिवहन मार्ग कहा जाता है, कोशिका का परिवहन मार्ग भी कहा जाता है। लिखिए, यह पूरे कोशिका द्रव में, या पूरे कोशिका द्रव में एक जाल के रूप में फैला हुआ होता है, एक जाल के रूप में फैला हुआ होता है, या पूरे कोशिका द्रव में एक जाल के रूप में फैला हुआ होता है, जो एक जाल के रूप में फैला हुआ होता है, जो एक जाल के रूप में फैला हुआ होता है, जो कोशिकीय झिल्ली से केंद्र के झिल्ली को जोड़ता है, जो कोशिकीय झिल्ली से केंद्रीय झिल्ली को जोड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग, ईआर का वह भाग, शॉर्ट में लिखिएगा, ईआर का वह भाग, ईआर का वह भाग जो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, उसे एसईआर कहते हैं, एसईआर शेर कहते हैं।
जो बाहर की तरफ का मतलब क्या हो गया, कोश के झिल्ली की तरफ। बाहर की तरफ का अर्थ क्या हो गया, कोश के झिल्ली की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे एसईआर कहते हैं। जबकि जबकि जो भाग अंदर केंद्र की तरफ होता है, जो भाग अंदर यानी केंद्रक की तरफ होता है, जो भाग केंद्रक की तरफ होता है, उसे उसे आर ई आर कहते हैं, रेर कहते हैं, शेर और रेर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एस ई आर के ऊपर, एस ई आर के ऊपर की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। एस ई आर के सतह के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। एस ई आर की सतह के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि जबकि आर ई आर के सतह के ऊपर, जबकि आर ई आर के सतह के ऊपर, जबकि आर ई आर के सतह के ऊपर है ना राइबोसोम पाए जाते हैं। लिखिएगा, और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए, उसी में कंटिन्यू करके, और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये राइबोसोम, और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब लिखिए इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य, ईआर का कार्य पहला लिखिए, कोशिका का डिटॉक्सिफिकेशन करना, कोशिका का डिटॉक्सिफिकेशन करना, कोशिका का डिटॉक्सिफिकेशन करना, है ना, कोशिका का डिटॉक्सिफिकेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना पहला हो गया। दूसरा, अब ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा, एस ई आर कौन करता है बता दीजिए, एस ई आर कौन करता है, एस ई आर डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद लिखिएगा लिपिड संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण में भाग लेना, भाग लेना, ये किसके द्वारा होता है, बाई एस ई आर। और तीसरा, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, में भाग लेना बाय आर ई आर, रेर। ठीक है, बाय रेर। और चौथा है, कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के दौरान, विभाजन के दौरान है ना, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन करना। ये किसका काम है भाई साहब, ये सारा किसका काम है बता दिया जाए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। ठीक है, कोशिका का डिटॉक्सिफिकेशन करना, क्या हुआ, ये
फॉर्मेशन करना, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना। सेल प्लेट का नाम नहीं सुने हैं? सेल प्लेट का निर्माण होता है ना जी कोशिका विभाजन में। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? नहीं आया? अरे सेल प्लेट का फॉर्मेशन कोशिका विभाजन के दौरान होता है ना, नौमा में पढ़े हुएगा कोशिका विभाजन। सेल प्लेट नाम सुने हैं? सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस नाम नहीं सुने हैं? नहीं सुने तो थोड़ा सा एनसीईआरटी भी देख लिया कीजिए, लेकिन वैसे याद रखने के लिए रखिएगा कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेल प्लेट के निर्माण में कौन भाग लेता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आए समझ में बात कि नहीं? आ गया? इसको हटा दें अब। चलिए अब लिखिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी काय। इतने नहीं, ईआर को कहा जाता है कोशिका का परिवहन मार्ग, लिख लीजिएगा। ईआर को क्या कहा जाता था? कोशिका का परिवहन मार्ग, ट्रांसपोर्टेशन रूट ऑफ द सेल। गोल्जी काय को कहते हैं यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक। क्या कहते हैं इसको? यातायात प्रबंधक। यह भी कैसा सेल ऑर्गेनल्स है? सिंगल मेम्ब्रेन। कैसा सेल ऑर्गेनल्स है ये? सिंगल मेम्ब्रेन। मुख्य काम क्या होता है इसका, गोल्जी बॉडी का? सेक्रीशन ऑफ सिंथेसिस करना। किसका? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का सेक्रीशन एंड फूड पैकेजिंग करता है। फूड पैकेट बना करके, है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में और लिपिड के रूप में ये सप्लाई करता है ना, अलग अलग कोशिकांग को। तो ये किसका काम हो गया? गोल्जी बॉडी का। थोड़ा सा लिख लिया जाए। इसका खोज कैमेलियो गोल्जी किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ गया। अपने नाम के हिसाब से वो इसका नामांकन किया। तो लिखिए गोल्जी बॉडी को, गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को, गोल्जी काय को, है ना, यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है, कैमिलो गोल्जी ने की थी। क्योंकि पूछा जाता है इसलिए दे दिया है, वैसे ऑर्गेनल्स का डिस्कवरर का नाम नहीं पूछा जाता है। एक आध बार पूछा इसलिए इसको बताया गया है। देखिए कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी इसका खोज किया था, है ना। इसका खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी किया था। अब लिखिएगा पादप कोशिकाओं में, यानी प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में ये, पादप कोशिकाओं में ये मुड़ी हुई छड़ के समान एक रचना बनाती है। मुड़ी हुई छड़ माने झुका हुआ, टूटा टाइप का, मुड़ा हुआ छड़ के आकार की संरचना बनाती है। मुड़ी हुई छड़ के आकार का संरचना बनाती है, जिसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं। डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डिक्टियोसोम्स किसका नाम है? तो किसका नाम है? गोल्जी बॉडी का। डिक्टियोसोम्स किसका नाम है? गोल्जी बॉडी का। किस में? प्लांट सेल में। किस में? प्लांट सेल में। लिखिएगा पादप कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान, मुड़ी हुई छड़ के समान संरचना बनाती है, जिसे हमने कहा कि पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यह मुड़ी हुई छड़ के समान की संरचना बनाती है। बेंडेड रॉड, मुड़ी हुई छड़ के समान एक संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। डिक्टियो लिख दिए ना वहां, डिक्टियोसोम नहीं लिखे हैं? डिक्टियोसोम्स अंग्रेजी में लिखते हैं DICTYSOME, डिक्टियोसोम्स।
लिखिएगा, इसके चारों ओर, किसके चारों ओर? गोल्जी बॉडी के चारों ओर। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्जी बॉडी के चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक कुंडिकाएं होती हैं, सिस्टर्नी होती हैं। अनेक कुंडिकाएं या सिस्टर्नी होती हैं, है ना। इसके चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक क्या होती है? कुंडिकाएं होती हैं, जो 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 सेक्रीशन और सिंथेसिस का कार्य करती है। जो सेक्रीशन और सिंथेसिस यानी स्रावन और निर्माण का कार्य करती है। जो सेक्रीशन और सिंथेसिस का कार्य करती है। तो अंग्रेजी में लिखना ज्यादा बेहतर होगा, जो सेक्रीशन और सिंथेसिस का कार्य करती है। इसके अलावे है ना, इसके अलावे गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर, इसके अलावे गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी इसके अलावे गोल्जी बॉडी ईआर के साथ मिलकर, अंतःप्रदप जालिका के साथ मिलकर, गोल्जी बॉडी अंतःप्रदप जालिका के साथ मिलकर लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम का निर्माण करती है। देखते हैं, गोल्जी बॉडी यानी GERL गर्ल, GERL गर्ल यानी गोल्जी बॉडी प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इक्वल टू क्या हुआ? लाइसोसोम्स। तो लिखिए, या लाइसोसोम के साथ मिलकर, सॉरी, या ईआर के साथ मिलकर गोल्जी बॉडी अंतःप्रदप जालिका के साथ मिलकर लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम्स का निर्माण करती है। इसके अलावे हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, एरो दे के लिखिएगा। हमारे पढ़ाने का स्टाइल दूसरा है, पॉइंट वाइज, एकदम मेडिकल ओरिएंटेड, कंपटीशन ओरिएंटेड, नो बकवास, सीधी बात, ठीक है ना। जो पॉइंट एग्जाम में आएगा हम उसी की बात करेंगे। हम अभी भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपको हम बता दें, आधा घंटा का भी समय हमको मिलता है तो हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अपने ड्यूटी में हो तो भी, घर जाए तो भी, एनसीईआरटी का पूरा हम रखे हुए हैं, पूरा फ्लो एकदम। एनसीईआरटी कुछ ना कुछ अपना देखते रहो, ठीक लगता है पढ़ने में। किताब से टूट जाएंगे तो फिर दिक्कत है। कितना भी मन में तनाव हुआ, किताब आप लोग को पढ़ा दिए या फिर किताब पढ़ लिए तो तनाव कम जाता है, उधर ध्यान ही हट गया, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए किताब पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी में जो देखते, एनसीईआरटी कम क्यों लिखता है, सोचे हैं कभी? और क्वेश्चन उसी में से कहा आता है, ये दोनों बात है। इसीलिए कि वो बकवास काम करता नहीं है, वो आपको माथा पर कम जोर पड़ेगा इसकी बात वो नहीं करेगा। जोर पड़ेगा तो पढ़ने दो, कम में लिखेंगे आप, माथा पर जोर पड़ गया तो पढ़ने दो। एनसीईआरटी ये चीज है, रिसर्च है ना, रिसर्च है वो। इसलिए कम लिख करके वो ही भरोसा रहता है कि कम में है, अब 2 पेज बच गया इस चैप्टर में पढ़ना। रेफरेंस बुक पढ़िएगा तो मोटा मोटा एक सेले बायोलॉजी पढ़िएगा तो 1 महीना वो पढ़े में लगेगा, नोबेल की तरह। नहीं जी, तो हम क्या बता रहे थे? डिक्टियोजोम्स कहते हैं, गोल्जी बॉडी ईआर के साथ मिलकर लाइसोसोम का निर्माण करता है। इतना ही नहीं, यह सेल प्लेट का भी फॉर्मेशन करता है। किसका? सेल प्लेट का। जिससे एगो कौन करता था? सेल प्लेट। इधर कौन करता था? बोलिए ना, ईआर। तो उसी तरह ई भी करता है सेल प्लेट का निर्माण। कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मेन काम जो एग्जाम में पूछता है, एक के लाइन में समझिए, सेक्रीशन पूछेगा कि गोल्जी बॉडी का निम्नलिखित में से क्या काम है? सेक्रीशन, स्रावित करना, खाद्य पदार्थों को स्रावित करके फूड का पैकेट बना करके अगले अगले ऑर्गेनल्स तक भेजना। इसलिए इसको यातायात प्रबंधक भी कहा गया है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अपना ही भेज देता है, जिसको खाने का, जिसको ऊर्जा का जरूरी है उसको वो भेज देता है। ठीक है, बात समझ गए? तो इसमें काम ज्यादा है नहीं, एक मुख्य काम लिख लीजिए। इशारा तो काम है था, सेल प्लेट का फॉर्मेशन, लाइसोसोम का निर्माण इत्यादि इत्यादि। ऑल एंड ऑल
बहुत तरह का है, लेकिन एक मुख्य काम लिखिए, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम। देखिए, अब काम नहीं बल्कि मुख्य काम, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम, मुख्य काम या मुख्य कार्य है ना, सेक्रीशन करना है, सेक्रीशन करना है, सेक्रीशन करना है, यानी श्रावण करना है, श्रावण, इसको हिंदी में बोलेंगे श्रावण, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सेक्रीशन, श्राव करना है, सेक्रीशन करना है, ठीक है कि नहीं, सेक्रीशन करना है। साथ ही पेरोक्सीजोम्स का निर्माण करना है, पर ऑक्सीजोम्स, यह सेल इंक्लूजन है, पेरोक्सीजोम्स का निर्माण करना है, पेरोक्सीजोम्स का निर्माण करना है। स्तनधारी के आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है, गोल्जी बॉडी, हम लोग का जो आरबीसी है उसमें ये चीज नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ब्लू ग्रीन अल्गे और बैक्टीरिया के भी आरबीसी, उसमें भी ये गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। अब लिखिए लाइसोसोम, अगला सेल वॉल्स क्या है, लाइसोसोम, इसको हटा दे, बढ़ा दे इसको, चलिए अब लिखिए लाइसोसोम, तो सब आदमी जानते हैं लाइसोसोम, नहीं ये कहते हैं कि हम तो सनम डूबेंगे ही, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे सनम, बताओ क्या है, तो वो लाइसोसोम है। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका को ले डूबे तो खोजा भी था डे डूबे, कोशिका को ले डूबे तो खोजा कौन, डे डूबे, इसका डिस्कवरी कौन किया था, डे डूबे, ले डूबे नहीं डे डूबे, चूंकि कोशिका को ले डूबे तो खोजा भी डे डूबे नहीं, अपना लॉजिक में आए हैं याद रखने के लिए, ये नहीं कि ले डूबे, ले डूबे, डे डूबे खोजा था, ठीक ना। ये जानते हैं बहुरूपिया होता है, ये बहुरूपिया होता है, समझ गए ना। एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो पॉलीमॉर्फिक होता है, एक से अधिक रूप में पाया जाता है, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। जब इस सेल ईटिंग करता है चाहे ड्रिंकिंग करता है तो सेल ईटिंग को कहते हैं फेगोसोम और सेल ड्रिंकिंग को कहते हैं पाइनोसोम। देख रहे हैं ना, दो तरह का हुआ, एक होता है पाइनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। तो पाइनोसाइटोसिस होता है जब सेल कोई चीज अंदर ले रहा होता है लिक्विड आइटम, तो उसको कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं उसको, पाइनोसाइटोसिस। जरा समझिए, एक्चुअली आप लोग एसडीएम में वीडियो सीओ बनने वाले हैं, है ना, कुछ लोग टीचर बनने वाले हैं, नहीं तो इस चीज को समझना जरूरी है। अगर टर्म समझ जाइएगा तो आपका भय जो है ना वो खत्म हो जाएगा। पाइनोसाइटोसिस, तो पाइनो को हम बुझते हैं, पाइन माने क्या है मैथिली में, पाइन माने पानी, साइटोसिस माने सेल भेले, तो सेल जब पानी पी के तो पाइनोसाइटोसिस मैथिली में याद हो गया, यानी सेल ड्रिंकिंग। सेल क्या हो गया, सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग को क्या कहते हैं, पाइनोसाइटोसिस। यानी जब कोई चीज फिर, इसीलिए इसका ये जो लाइसोसोम होता है ये दो प्रकार का हो गया ना, एक हुआ देखिए पाइनोसोम, पाइनोसोम, एक हुआ फेगोसोम, फेगोसोम। तो ये जो जोम हुआ, ये दोनों सेकेंडरी लाइसोसोम हुआ, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी, सेकेंडरी लाइसोसोम हुआ, है ना। और एक हो गया आपको प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम का वही काम है, कौन सा काम है जानते हैं ना, आत्महत्या की थैली। इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो एसिड के फॉर्म में होता है, अम्ल के रूप में। अगर किसी के ऊपर एसिड दीजिएगा तो जला देगा कि नहीं जला देगा। एक तो सेल छोटा सा मतलब कोशिका का एक समझिए ईटा है, समझिए बेसिक यूनिट है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर लाइसोसोम है, और लाइसोसोम के अंदर भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रो मींस वाटर, लाइटिक माने तोड़ने वाला, एंजाइम माने एंजाइम। जैसे जब मैच्योर होता है ना, तो एसिड जो होता है उसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एसिड, उस एंजाइम का नाम है
एसिड एनहाइड्रोलेज, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी कौन ठिकाना नहीं है। बीपीएससी का क्वेश्चन मास्टरी के एग्जाम में मास्टर पता खिसियाइले है, तो कोनो न कोनो रूप से क्वेश्चन वो बाउंस मार सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए विराट कोहली की तरह। नहीं, जब मैच फंसता है तो विराट कोहली खेलता है, ठीक है कि नहीं, उसका भी अपना टैलेंट है भाई साहब, जल्दी आउट इन होता है। जब मैच पाकिस्तान से हो तो फॉर्म ऐसी नामे सुन के पकड़ लेता है। नहीं देखे ना खेलते हुए, जीतल मैच सब पाकिस्तान से छीन के हारल मैच जिता लेता है। तो वही चीज है एसिड एनहाइड्रोलेज, एक ऐसा एंजाइम जो एसिड के रूप में हो, और जब लाइसोसोम मैच्योर होता है तो वो ब्रस्ट करता है। और जैसे ब्रस्ट करेगा तो अगर मान लीजिए कोई आदमी, वो राजीव गांधी का जो मृत्यु हुआ था 1991 में, तो हम लोग बड़ा छोटे थे, बच्चा थे, बोरे बोरे ब्रश कर रहे थे सुबह 8 बजे 9 बजे, तो कोई आया बोला कि राजीव गांधी मर गया। उस समय प्रधानमंत्री थे वो, हम लोग आश्चर्य किए कि वो कैसे मर गए। वो तो बड़ा हम लोग को सदमा लगा, छोटा बच्चा थे तैयो जानते थे कि राजीव गांधी कौन है, इंदिरा गांधी कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है। तो उसमें था कि वो जो लेडीज गई थी पेरम्बतूर में, उनका पैर छूने के लिए तो यही बम लगी थी, वो सीधा उड़ गई, आत्महत्या ने सुसाइडल बॉम्ब उसको कहा गया, सुसाइड। पैर छूने के लिए गई ना, तब माने ऐसा ब्लास्ट हुआ कि इतना दुर्भाग्य था कि मतलब इतने प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हमारे माननीय, ठीक है कि नहीं, उनका जूता से पहचाना गया कि राजीव गांधी है। सोच लीजिए, जूता उता को कलेक्ट करके इतना जबरदस्त धमाका था। तब तो उसको तो मारिए दिए, राजीव गांधी भी मर गए, आसपास जितना लोग था सबको ना मार दिया वो बम विस्फोट के, वो लोग मरे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मारे गए है ना, इसीलिए ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, कैजुअलिटी हुआ, ठीक है कि नहीं। देश के प्रधानमंत्री का हत्या कर दिया गया, निर्मम हत्या किया गया सुसाइडल बॉम्ब के द्वारा। तो वैसे ये जो आपको ये है लाइसोसोम एक सुसाइडल बॉम्ब है, लेकिन ये निगेटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव के लिए। यहां एक चीज और है, ये पॉजिटिव के लिए। अगर सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं होगा तो कचरा भर जाएगा, और कचरा जब भर जाएगा तो जैसे दरभंगा नगर निगम 2 दिन स्ट्राइक कर देता है तो रोड पर चलना दुर्भर हो जाता है, इतना महकता है कचरा। देखते हैं सफाई कर्मचारी भी है कोशिका का, ये कौन, लाइसोसोम। तो अगर वो साफ नहीं करेगा, अब जैसे मान लीजिए कोई आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सब तो मर ही रहा है सेल में, 20 से 120 दिन उसका जीवन काल है, किसी का 1 सप्ताह जीवन काल है, किसी का 2 से 3 दिन। तो वो सब जितना मरल खुरल रहता है उस सब को भी ये साफ कर लेता है, कौन, लाइसोसोम। तो यहां गुड सेंस में अपना हत्या कर रहा है ना, इसलिए कोशिका की मृत्यु भी हो जाती है। जो पुराना सेल है कोशिका का मृत्यु हो गया था, फिर नया कोशिका बना। हमारे बॉडी में 6 अरब कोशिकाएं हैं, कितने, 6 अरब कोशिकाएं हैं। तो लाइसोसोम भाई साहब यही है। तो अब मुख्य रूप से समझिए लाइसोसोम का निष्कर्ष, नंबर 1 इसे आत्महत्या का थैली कहते हैं। नंबर 2 यह सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है। नंबर 3 यह पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स है, क्योंकि यह 2 रूप में पाया जाता है, एक प्राइमरी लाइसोसोम, एक सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम मतलब लाइसोसोम, और सेकेंडरी में 2 तरह का, फेगोसोम, पाइनोसोम। जब लाइसोसोम कोई सॉलिड खाना खा रहा होता है, ठोस पदार्थ को अंदर निकल रहा होता है तो फेगोसोम कहलाता है, और जब कोई तरल पदार्थ को अंदर ले रहा होता है तो पाइनोसोम कहलाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक विशेष प्रकार की एंजाइम होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एसिड एनहाइड्रोलेज। जब लाइसोसोम परिपक्व हो जाता है तो ब्रस्ट करता है और अपने अंदर का एंजाइम को कोशिका द्रव में बाहर निकालता है, और कोशिका द्रव के अंदर जितने भी दूसरे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स है ना, उसको घुला करके वो मार देता है। इस फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा गया है। काम क्या है भाई लाइसोसोम का, तो जितना भी कचरा फचरा है उस सबको बाहर निकालना। अच्छा, कभी कभी देखते होइएगा, हम लोग बच्चा में थे तो छिपकली जैसे केवाड़ी पर आती थी ना, तो ऐसे घुमा के उसका पुछड़ी काटिए देते थे। बच्चा में हरकत हम लोग करते थे, परेशान करता था गिरगिटिया, तो उसको धरते थे तो उसका पुछड़ी कट जाता था। तो उसका पुछड़ी जो करता है तो फिर दोबारा हो जाता था पुछड़ी, उसमें लाइसोसोम होता है। वो काम रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यू भी किसका काम है, लाइसोसोम का। एनसीईआरटी का बात बता रहे हैं हम, रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यू। उदाहरण के लिए अगर छिपकली का पूंछ कट गया तो फिर दोबारा जो पुनर्जन्म हो जाता है और उसका पुछली फिर बड़ा हो जाता है, किसके कारण, लाइसोसोम के कारण। और यह जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है इसको कहते हैं रिसिडुअल बॉडी। क्या कहते हैं इसको,
रेसिडुअल बॉडी। तो बस इतना ही लाइसोसोम है, तो लिखिए क्या, लिखिए लाइसोसोम में लिखिएगा, इसे 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 कोशिका का आत्महत्या का थैली कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या का थैली कहते हैं, इसे कोशिका का आत्महत्या का थैली कहते हैं। ठीक ना। अगला पॉइंट लिखिए, यह एक झिल्ली से घिरी हुई कोशिकीय संरचना होती है, यह एक झिल्ली से घिरी हुई कोशिकीय संरचना होती है। इसे 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 पॉलीमॉर्फिक, इसे पॉलीमॉर्फिक 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 सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। उसका लिखिएगा, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। लिखिएगा, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की एंजाइम्स एंजाइम्स या एंजाइम एसिड एनहाइड्रोलेज, एसिड एनहाइड्रोलेज। देखिए जहां एज लग जाएगा वो एंजाइम होता है। एंजाइम का नेचर क्या होता है, प्रोटीन। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनेशियस। क्या होता है, प्रोटीनेशियस। बाय नेचर एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनेशियस। तो एक विशेष प्रकार के एंजाइम एसिड एनहाइड्रोलेज पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। लिखिए, जब 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 लाइसोसोम परिपक्व होता है, जब लाइसोसोम परिपक्व होता है तो ब्रस्ट करके अपने एंजाइम्स को बाहर निकालता है, अपने एंजाइम्स को ब्रस्ट करके, है ना, बाहर निकालता है। परिणाम स्वरूप ब्रस्ट करके बाहर निकालता है, परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव एवं कोशिका में उपस्थित, कोशिका द्रव एवं कोशिका में उपस्थित, परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव एवं कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांगों को अपने में घुला लेता है। परिणाम स्वरूप, है ना, परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव एवं कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांगों को अपने में घुला लेता है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लिखिए, लाइसोसोम के कार्य। लिखिए, कोशिका की सफाई में भाग लेना, कोशिका की सफाई में भाग लेना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना,
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जिसे रिसिडुअल बॉडी कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जिसे रिसिडुअल बॉडी, RESIDUAL, रिसिडुअल बॉडी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, देखिए, रिसिडुअल बॉडी कहते हैं, रिसिडुअल बॉडी कहते हैं। और लास्ट में लिख लीजिए, है ना, उत्तकों के पुनर्निर्माण में भाग लेना, रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यू, उत्तकों के पुनर्निर्माण में भाग लेना, उत्तकों के पुनर्निर्माण में भाग लेना। ठीक है, अगला लिखिएगा, अगला, ठीक ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखे, लास्ट पॉइंट, भाग लेना, लाइसोसोम हो गया। अब लिखिएगा, लास्ट में है सिंगल में नो मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, सॉरी राइबोसोम। अब लिखिए राइबोसोम, ठीक है। देखिए, जरा समझिए, हम समझते हैं याद हो गया होगा आप लोग को, याद हो रहा है ना, समझ में आ रहा है जी कॉन्सेप्ट। आप लोग नहीं समझिएगा तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा, क्या ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपको, क्या जानकारी बच्चा से ज्यादा रखना है ना मास्टर को, बच्चे चला देगा क्या। मैडम खाली मुस्कुराई छथिन, बतबै कहाँ छथिन, लिया की करबै, छोड़ा सब तो होइ छै एक्सपर्ट स्कूल में, उचक्का सब सुधरलो होइ छै, बिगड़लो होइ छै, तमाम तरह के होइ छै, क्या जी जानकारी। अच्छा, बच्चा को दबाना है, नहीं दबाना इन द सेंस उसके माने प्रतिभा को नहीं दबाना है। दो चार गो जो होता है, जिसे खिड़की दने ताकेगा, ठीक है, उसका जो हरकत देखिएगा, कोई लड़की आई गई तो ओकरो ताक लेगा। स्कूलों में हम लोग तो अलग अलग पढ़ते थे ना, बॉयज हाई स्कूल अलग था हम लोग के यहाँ, हम लोग खुश नसीब आदमी थे। गर्ल्स हाई स्कूल अलग था, हम लोग अपना बॉयज मिडिल तक अलग था श्रीमान। हम लोग खाली बॉयज 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 वाला में पढ़े हैं, कॉलेज में खाली बॉयज गर्ल्स मिल गया, उसी में जो होता कोनो बॉयज कॉलेज तो वहीं पढ़ लेते, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन आजकल का जो बच्चा 64 निकलता है, उसको कहिएगा ये तो सुनता है भी, सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है, तो उसको एक चीज से आप दबा सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट, इतना बोलिए कि कुछ ना कुछ तो सीख ले। अब लाइसोसोम को बोल देंगे कि देखो ये है कमांडो है, फलाना है, ढकाना है, ठीक है कि नहीं, देखो ना दूसरा सेल ऑर्गन के कैसे देख रहा है घूर घूर के, तो उड़ा लगेगा हम भी तो देखिए रहे हैं घूर घूर के। तो उस तरह का बात कीजिएगा, पेडागोजी है ये, उसके मानसिक स्थिति को पढ़िए, साइकोलॉजी को पढ़िए। बड़े नादान है ये, बड़े नादान है ये, उसके नादानी पर हंसिए, उसको किसी तरह से पटा के रखिए क्लास में, तब ना टीचर है। वो भी ऐसा ऐसा बात बोलेगा जो गुस्सा खाली चढ़ता रहेगा, लेकिन उसको हंस हंस के पचाते रहिए, किसके तरह, लाइसोसोम की तरह, रिसिडुअल बॉडी, अपशिष्ट पदार्थ के खुदे पचाइए। नहीं, फोटो खींचने वाला भी आता है बोरे बोरे, वो भी फोटो खींच लेता है। पहले तो फोटो खिंचाइए से चालू होता है आज के डेट में, नहीं कौन कौन नोट तोट देखते हैं, जो शिक्षक हैं हमारे मित्र लोग जो बताते रहते हैं, ठीक है कि नहीं, कि ऐसे ऐसे होता है सर, ऐसे ऐसे होता है, तो मास्टर मास्टरनी सबके फोटो खिंचाता है। केगो तो गुस्सा में अपन पत्नी के हटाइयो लिया है, जितने फोटो हम ले खींच लो, उससे ज्यादा दूसरे खींच कर लो जाए, अब छोड़ दे देवे नौकरी के घरे में बैठ ठीक है कि नहीं, बड़ा मुश्किल है। उधर बच्चा परेशान, इधर सिस्टम से परेशान है, हर एक केस में जो है। तो उस स्थिति में नॉलेज नहीं रखिएगा तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है कि नहीं। तो लाइसोसोम हो गया, खत्म कहानी। अब किसकी बात, राइबोसोम की बात। जानकारी पूरा रखिए, नहीं जो बोलिएगा तो बच्चा सब कहेगा जे हम मास्टर के तो खिंचावते नहीं छो, गलती पढ़ा दिल गो।
बड़ा तेज लड़का सब होता है, ठीक है कि नहीं। उसको इतना क्वेश्चन दागिए उसको कि उसको मौका नहीं मिले तब पूछ जाएगा नहीं ये मास्टर ठीक है कि नहीं। अब ऐसा ऐसा शिक्षा नीति आ गया है, जब बउआ के आहा चू चू माथा पर जोर नहीं पड़े पंखे में लटक जेते। अपने लोग के यहां तो लटका देता था मास्टर, हो 20 का नहीं याद है तो पहले 20 को करची खाते थे, ठोटी धर के सीधा ऊपर उठा लेता था मास्टर, याद है। आप लोग भी उस पीढ़ी से गुजरे होइएगा, या हो सकता है तनी मॉडिफिकेशन में आए होइएगा। आजकल तक कि बच्चा के माथा पर जोर पड़ना ही नहीं चाहिए, अगर उसको जोर पड़ गया तो आप बेजोर मास्टर नहीं है। उसको तो एगो चुटकुला सुना देते हैं। एगो सांप था, समझे, एगो सांप था, तो वो बगैर मतलब के सबके काटले घूरता था। हाँ, बगैर मतलब एक देख लिया ख्यार के काट लिया, देख लिया ख्यार के काट लिया। हाँ तो सुनिए ना, एक दिन वो पकड़ाया तो उसको बड़ी मार लगा, बड़ी मार लगा तो उस सांप प्रायश्चित किया कि हम जो है ना आज के बाद बगैर मतलब के जो आदमी हमारा नहीं डिस्टर्ब कर रहा है ओकरा हमने काटेंगे। बड़ा बढ़िया हो गया, ये सब चीज तो ठीक ठाक हो गया, ठीक है। अब उस साधु बन गया, उस सांप जो है ना एकदम साधु बन गया, जे जाता था 1 घंटा मार देता था ओकरा। वो बेचारा सोचता था हमारा तो गुरु कहा है कि जैसे अटैक नहीं करना है, अटैक नहीं करना है। एक दिन उसी रास्ते से उसका गुरु निकल रहा था, साधु जो उसको सिखाया था कि बगैर मतलब के नहीं काटा करो, है ना। वो रोता बिलखता देखा तो कहा महाराज देखिए आप हमको कहे थे, है ना, कि बगैर मतलब का नहीं देखिए काटिए, आज हमारा हाल देखिए, हमको लहू लुहान सब कर दिया है। तो वो साधु बोला कि तुम बड़ा नादान हो, तुम बड़ा नादान हो, हम तो तुमको ये ना कहते बगैर मतलब का नहीं काटो, हम तुमको काटना मना किए थे ना, फुफकारना थोड़े मना किए थे। फुफकारो तुम, कम से कम फुफकारेगा तो भागेगा ना। अब तुम मार खा रहा है तो मारिए देगा तुमको। तो कहने का मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है मास्टर कम से कम फुफकारो, नहीं तो विद्यार्थी जो है तुम पढ़ा रहे हो वो बात कर रहा है, जो अपने बाबू का वैल्यू नहीं कर रहा है वो मास्टर के करेगा। हम पूछना चाहते हैं आप लोग से, करेगा नहीं करेगा। तो थोड़ा सा इसको रखना है। फुफकार हम तभी सकते हैं, हम ऐसे तो नहीं फुफकार सकते हैं। फुफकारने का एक तरीका है, खड़ा कर देंगे रे लाइसोजोम का काम बताओ 5 को दाएं दाएं, ठीक है कि नहीं। वो अगर नहीं किया तो फिर दूसरे कहेंगे तुम माइटोकॉन्ड्रिया का काम बताओ, वो बता देगा तो कहेंगे उसको देख के तनी हंस लो। गेम खेलना है कि उससे भी उसका सुधार हो जाए, और तनाव थोड़े पड़ा, उसको दूगो देख के ऐसे भी हंसते ही रहता है, कोई टिकी घिस लेता है, कोई कुछ करता है, तनी हंसिए लेगा तो कम से कम इस बहाने भी तो सीखे। खून तो खोलता रहता है लोग के, तरवा कलर माथा पर है नहीं, इतना मन से पढ़ाता है कोई, वो नहीं बोल पा रहा है। तो खैर खून नहीं खोलाना है हम लोग को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चलना है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बस अच्छा पढ़ाई। अरे भाई 100 में 10 को पढ़ लिया तो पढ़ लो दिया ना, उसके किस्मत में लिखा होगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। तब राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन का निर्माण करना। हम लोगों में यूकेरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। कैसा 80S? 80S मतलब सेडियोमेंटेशन कांस्टेंट, एस माने क्या हो गया सेडियोमेंटेशन कांस्टेंट। 80S में जो होता है इस तरह का, देखिए इस तरह का होता है राइबोसोम, ये छोटका होता है स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लार्जर सब यूनिट। इसको क्या बोलते हैं बाबू रे लार्जर सब यूनिट। ये 40S होता है, आई 60S होता है। तो कहिएगा सर आप तो कहे 80 होता है, तो बायोलॉजी में है जी, गणित थोड़े है कि 60 40 100 हो जाए। 60S प्लस 40S बराबर कितना S 80S होता है। गणित का जोर है, बायोलॉजी का जोर है। तो कहिएगा जब 20 कहां चला गया, तो ऐसे समय जैसे हम पैंट शर्ट पहने हुए हैं ना, तो शर्ट अगर बाहर निकालेंगे तो यहां तक चला आएगा, लपेट लिए ना बीच में, तो ये लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट, इसके बीच में जो लपटा हुआ है तो यही लपटाइल रहता है 20 यूनिट, अंदर यही रहता है 20। बात समझ गए ना, उदाहरण समझे क्या, ये हो गया। अच्छा इसके अंदर दो तरह का होता है, मतलब जो लार्जर सब यूनिट है इसमें होता है यहाँ ए साइट और यहाँ होता है पी साइट। साइट माने क्या होता है स्थान, ए साइट पे एमिनो एसिड आता है और पी साइट पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है।
चूंकि पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन बनता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। बस इतना ही सा बात है। और ये जो एमिनो एसिड वहां आता है तो ट्रांसफर आरएनए लेके आता है, टीआरएनए। आरएनए 3 तरह का, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए बोले तो मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए बोले तो ट्रांसफर आरएनए, जिसको लेबर ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का मजदूर कहते हैं। किसको? टीआरएनए को। एक होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। आरआरएनए प्लस प्रोटीन, ये मिलके कौन सी बनाता है? राइबोसोम। क्या बनता है? राइबोसोम। बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम, आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या हो गया जरा बताएंगे? किसका बना होता है? तो आरआरएनए प्लस किसका? प्रोटीन का। टीआरएनए को क्या कहते हैं? टीआरएनए को क्या कहते हैं? कोशिका का मजदूर, लेबर ऑफ द सेल। और सबसे ज्यादा आरएनए जो होता है कौन होता है? राइबोसोमल आरएनए। अपने शरीर में 3 तरह का आरएनए हो गया। आरएनए कितने तरह का हो गया जरा बताइए? आरएनए 3 तरह का हो गया। एक हो गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एक हो गया टीआरएनए, हाँ, एक हो गया आरआरएनए। देखिएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से निकाल के बीपीएससी पूछ लेगा। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए में सर्वाधिक मात्रा किस आरएनए की होती है? आरआरएनए की। नहीं, आरआरएनए की जो है सो मात्रा सर्वाधिक होती है। इसको लेबर ऑफ द सेल कहते हैं, इसको कुछ नहीं कहते हैं। मैसेंजर आरएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो बनता है, ठीक है कि नहीं? तो राइबोसोम के बारे, इसका खोज क्या था? पैलेट। इसका खोज भी, इसका भी डिस्कवरर पूछता है, इसका खोज कौन क्या था? पैलेट। इसका राइबोसोम का खोज कौन क्या था? पैलेट। लाइसोसोम का खोज कौन किया था? जे डुबे। हाँ, गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमन एंड बेंडा। तो ये सब देखिए डिस्कवरर का नाम नहीं आता है, लेकिन चूंकि लाइसोसोम, राइबोसोम का पूछा गया है और इसका गोल्जी बॉडी का, इसीलिए उसको बता दिया गया है। ठीक है, तो लिखिए राइबोसोम। क्या थक गए? थके नहीं होइएगा। आज क्या बजे से क्लास था? 3 बजे से हैं, 4:30 से हैं। हम तो 7 बजे से निकल हैं। अब कहेगा आप में, तो आप तो हमसे अभी बच्चे हैं, शादियों भी आने वाला, हम तो बाल बच्चेदार आदमी है जी। थक जाते हैं बैठले बैठले। पर ये थोड़ा सा आप ही लोग को तो देख करके हम जोश में आ जाते हैं कि कितना देखते हैं जो पढ़ा रहे हैं, 9वां 10वां पढ़े थे। अब पर्वों की होएगा तो इस तरह से नहीं रस लेके कोई पढ़ाया होगा, नहीं। अरे एकदम अच्छा से पढ़िए, क्या चीजें उसको जोड़िए तब ना हुआ। सब अपने शरीर के अंदर हो रहा है, थोड़ा देर और रुकना है। इस सोच के चलिए कि जब भी हमारी कक्षा होगी हम 8 बजे तक सर के साथ हैं। अब बिलीव कीजिए, आप अगर 8 बजे तक हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ जिंदगी भर हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट दिलवा देंगे हम। सब नाम लेता है टीआरई 1 वाला। टीआरई 2 में एब्सेंट थे, हम यहां नहीं थे, किसी कारण से क्लास नहीं ले पाए, तो टीआरई 2 से ज्यादा बोझा का रिजल्ट तैयार हुआ टीआरई 1 में। जहां जाते हैं सर आप तो ये पढ़ाए हैं, सर आप तो वो पढ़ाए हैं। चलो भाई, हाथ में जस मिल गया। रीजनिंग पढ़ाए थे वो लोग को, बायोलॉजी तो पढ़ेबो नहीं किए थे हम। रीजनिंग से 1 to 5 में पूरा रिजल्ट दे दिए। धोखा दे दिया जीएस, धोखा दिया। गर्लफ्रेंड ने इतना खतरनाक धोखा देती है, जितना बीपीएससी का क्वेश्चन नवा दे दिया। एक के बाद एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था। ऐसा कहीं पूछा गया है? एटम बम। कौन गुस्सा था भाई साहब, कौन जन्म का लोग पाप किया था जो टीआरई 1 के 1 to 5 वाला फॉर्म भर दिया था। सारा घमंड को तोड़ तोड़ के चकनाचूर कर दिया। जब रिजल्ट नहीं हुआ तो लोग समाज का कहता था अगला तो पहलो से 5वां में नहीं मिले। अब इस साइकोलॉजी को कौन पढ़े? उस क्वेश्चन को जाके दिखाइएगा गांव वाला के, ये देखो तो की नहीं पूछ ले बताइए। वो तो सीधा कहेगा तोरा तो ओहू में नहीं बेलो, तोरा तो ओहू में नहीं बेलो। ये बात से डरिए, रिजल्ट दीजिए। कब 8 बजा कब 9 बजा वो छोड़िए, ठीक है कि नहीं? उसको थोड़ा सा भय में रहिए और डर के आगे जीते। डर के आगे जीते। डरना केवल किसी से डरना नहीं, इसलिए बोल रहे हैं, एंजॉय कीजिए। 8 बजे कोई ज्यादा टाइम गर्मी में थोड़े होता है। हम लोग जो दिल्ली में रहते थे मुखर्जी नगर में, 11 बजे रात में आइसक्रीम खाते थे जाके पार्क में।
पार्क में जाते थे तो देख रहे हैं कोई अकबर का काम पढ़ रहा है, तो कोई बाबर का, कोई कोनो नदी के निकाल रहा है। मैं जहां जाते थे ना वही बात हो रहा है। गजब वातावरण था। 2011 की बात कर रहे हैं सर, ठीक है कि नहीं। कितने लोग आइए, हमारे सामने में एक दीपा अग्रवाल नाम की लड़की रहती थी बेगूसराय की, हमारे नेहरू बिहार में हम रहते थे, उसके सामने वाले जब इसका रिजल्ट हुआ तब जाने समोसा वाला बोला कि सर आपके गली से वो का हुआ है आईएएस में, है ना, बहुत जबरदस्त रैंक था, 52 या कुछ रैंक था उस लड़की का। एलएनएमयू से ही पढ़ी हुई थी, ग्रेजुएशन अपने दरभंगा की ही थी। दीपा अग्रवाल, देखिए उसका नाम अभी तक याद है। अरे जब उठते थे देखने पढ़िए रही है, 5 बजे भोरों में पढ़ रही है, 1 बजे रातों में पढ़ रही है। कंपटीशन तो तगड़ा, हम लोग तो भाई साहब कमा के पढ़ते थे, अब उन लोग को तो पैसा ज्यादा था पढ़ने के लिए। तो ये सब समझिए एक माहौल होता है यहाँ, दिन कब रात ये नहीं। आईएएस ऐसी थोड़े को लोग बन जाता है, बिना मेहनत के थोड़े बनता है सर। क्या रिजल्ट हो गया तो देख लीजिए। वो भी दिन हम लोग का देखो भाई, मनोज सर यानी मनोज शर्मा जो बने कुत्ता उत्ता चराते थे, उनका स्टोरी पढ़िएगा। 12वीं फेल पढ़े हैं, एक बार नहीं पढ़े हैं तो जो लोग हैं आज पढ़ लीजिएगा। तनिको वो तो किताबें है 12वीं फेल, वो पढ़ लीजिएगा तो आप, हम बिलीव है कि परीक्षा तक आप जगले रहिएगा। सिनेमा में तो कुछ नहीं दिखाया है, सिनेमा में तो उनका कष्ट को दिखाया ही नहीं है। एक्टिंग भी हमको सिनेमा में उसका ठीक नहीं लगा है। जो आदमी रियल में है वो मनोज जी, हम लोग जानते थे उनकी कहानी। हम लोग 2007 में वो चले गए थे, हम 2008 में दिल्ली गए थे मुखर्जी नगर, और 2007 में उनका आईएएस में हो गया था। तो सुनते थे कितना संघर्ष करके वो पढ़े हैं, ठीक है। बहरहाल राइबोसोम की बात हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। राइबोसोम को लिखिए, पहला पॉइंट प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका खोज पैलेट ने किया था। इसका खोज पैलेट ने किया था, ठीक है। उसका लिखिएगा, पैलेट ने किया था, उसका लिखिएगा। यूकैरियोटिक जीवों में, कैसे जीवों में, यूकैरियोटिक जीवों में 80s राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है कैसा, 80s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है बोलिए, 80s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। कैसा राइबोसोम, 80s राइबोसोम पाया जाता है। लिखिए 80s राइबोसोम 60s और 40s इकाई से मिलकर बनता है ना। 80s राइबोसोम 60s और 40s से मिलकर बनता है, 60s और 40s से मिलकर बनता है। कुछ राइबोसोम्स गुच्छों में पाए जाते हैं, कुछ राइबोसोम्स गुच्छों में पाए जाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। कुछ राइबोसोम्स गुच्छों में पाए जाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। लिखिए यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह आरएनए, पॉलीजोम्स कहते हैं, इससे पहले बोले पॉलीजोम्स। क्या कहते हैं इससे पहले, गुच्छों में पाए जाते हैं ना, इसलिए उसको पॉलीजोम्स कहते हैं या पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा बताए, यह आरएनए, देखिए ना, यह आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। लिख लिए। अब लिखिए कोशिका विभाजन, लास्ट पॉइंट है ये, 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन।
देखिए सर, देखिएगा, कोशिका विभाजन, इसको कहते हैं हम लोग सेल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? कोशिका विभाजन। इसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? सेल डिवीजन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? सेल डिवीजन। ठीक है, देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अमाइटोसिस। पहला होता है अमाइटोसिस। इसको कहते हैं हिंदी में असूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको? असूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको? असूत्री। दूसरा होता है माइटोसिस। माइटोसिस, इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको? समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको? समसूत्री विभाजन। इसको कहते हैं असूत्री विभाजन। बोलते हैं ना, एक होता है अर्धसूत्री मियोसिस। मियोसिस, इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कितने प्रकार का कोशिका विभाजन हो गया बताइए? 3 प्रकार का। अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। लिख लिए? लिख लीजिएगा, इसको लिखाएंगे नहीं, बस इतने लिखिएगा। अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है ना? देखिए, अंतर सवाल लीजिएगा सर। अ माने होता है नॉट, और माइटोसिस माने समसूत्री। ओ माने नो और सूत्री माने समसूत्री, यानी ऐसा जिसमें समसूत्री विभाजन नहीं हो। ये जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उसमें कैसा सेल डिवीजन होता है? अमाइटोसिस। उदाहरण पूछ सकता है कि अमाइटोसिस किसमें होता है? अमाइटोसिस जो आदिम जीव हैं, प्रिमिटिव जीव्स हैं, जैसे है ना एमीबा है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, इस सब में कैसा डिवीजन होता है? अमाइटोसिस। फिर होता क्या है इसमें? होता क्या है इसमें? तो होता यह है कि इसका केंद्रक जो है ना, वो लंबा हो जाता है। केंद्रक, न्यूक्लियस जो है पूरा लंबा हो जाएगा एकदम। इस तरह से देखिए, जैसे ये है ना, यहां से इस पर 2 तरह का, एक ऐसे आएगा, फिर नंबर के देखिए ऐसे होगा, और फिर यहां से ब्रेक करके 2 न्यूक्लियस में तैयार हो गया और सेल का निर्माण हो गया। उसमें से एक काम कर रहा, एक सेल से एक सेल का निर्माण हुआ। तो यह किस में हुआ? अमाइटोसिस में हुआ, बैक्टीरिया में हुआ, फंगी में हुआ, प्रोटोजोआ में हुआ। इसमें क्या हो गया? अमाइटोसिस। इसमें केंद्रक क्या हो गया? लंबा हुआ, और लंबा हुआ, और लंबा हुआ, और टूट के अलग हो गया। अमाइटोसिस हो गया। उदाहरण पूछेगा, अब माइटोसिस समसूत्री विभाजन, यह हम लोगों में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, कई कोशिकाओं में। जैसे नाखून है, काट लिया, फिर नाखून नंबर हो गया, माइटोसिस। हाथ कट गया, फिर घाव भर गया, माइटोसिस। चोट लग गया, घाव भर गया, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री में क्या होता है? वाल्थेयर फ्लेमिंग इसका खोज किया था। माइटोसिस का खोज कौन किया था? वाल्थेयर फ्लेमिंग। वाल्थेयर फ्लेमिंग, यह पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। वाल्थेयर फ्लेमिंग ने माइटोसिस का खोज किया था, जिसको मैं रिटेन में दूंगा, पहले आप सुन लीजिए। ठीक है, तो माइटोसिस का खोज किया था वाल्थेयर फ्लेमिंग। माइटोसिस समसूत्री, सम माने बराबर, सूत्र माने गुणसूत्र, यानी जब एक सेल से 2 सेल का निर्माण होगा, और उस दोनों कोशिकाओं में है ना पेरेंट सेल के बराबर गुणसूत्र हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे समसूत्री। माइटोसिस समसूत्र, सम माने बराबर और सूत्र माने क्या हो गया? गुणसूत्र। सम माने आइडेंटिकल, सेम, और सूत्र मतलब क्रोमोजोम, यानी गुणसूत्रों की संख्या जब पेरेंट सेल के बराबर हो जाए, किसमें? डॉटर सेल्स में, तो वैसे विभाजन को
माइटोसिस कहा जाता है। यह कायिक कोशिकाओं में होता है। जैसे किसी का बाल है, मान लीजिए, हमारा तो बाले उड़ गया है तो छोड़ दीजिए, लेकिन कोई जो बाल कटाता होगा तो बाल नंबर होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है? आजकल तो लड़कों सब देखते हैं बाल बांधता है, क्या फैशन हो गया है, नहीं देखे कि नहीं देखे हैं? तो बाल जो नंबर हो रहा है उसमें माइटोसिस, बाल छिला लिया, बाल उग गया, माइटोसिस, नाखून काट लिया फिर बढ़ गया, माइटोसिस। यानी कायिक कोशिकाओं में होता है। फायदा क्या है इसका? अगर पूछेगा कि एक चीज बता दो कि समसूत्री विभाजन का फायदा क्या है, तो क्या बोलोगे? मैडम आप ही लोग बोलिए ना, कुछ तो फायदा है ना? क्या फायदा है जरा बोल दीजिए, बोलिए। टीचर बनिएगा ना जी आप लोग? किसका? नाखून, और बोलिए, सीधा सा कहिए ना कि अगर माइटोसिस नहीं होगा तो कोशिका उसका में जो घाव हो गया वो नहीं भरेगा, बात खत्म। माइटोसिस, आंख है, ठीक ना? अब आंख जो है सो मान लीजिए कोशिका विभाजन हुआ तब ना बच्चा में इतनी वो था, अब इतना हो गया कि लिमिट तक ना भरेगा क्या? हाथ इतनी वो था, इतना गो हो गया है, तो माइटोसिस से ना बढ़ रहा है? क्या क्या सर, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराने की वजह पता नहीं माइटोसिस है कि मियोसिस, ठीक है कि ये माइटोसिस है क्या? बाबू रे हम सब समझ रहे हैं, जो तुम समझ रहे हो वो हम समझ रहे हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, ठीक है? चलो इधरे देखो, ठीक है, नून रोटी खाएंगे, जीवन संग ही बिताएंगे। ये नहीं जानता कि नून खा के आयोडीन बढ़ा लेगा, वो थायराइड हो जाएगा। गाना है, गाने में ठीक लगता है, या घी रोटी खा के साथ रहवे नहीं करता है, नून रोटी खा के साथ रहेगा। चलिए खैर, आप लोग तो तालियों नहीं मारते हैं जी, खैर चलिए, अब कहने पर ताली मारिएगा तो छोड़िए, हम माइटोसिस में जाते हैं, ठीक है? तो माइटोसिस जो है, समझ गए ना, समसूत्री विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होगा, देख लीजिए, बन गया ना? इसमें क्रोमोसोम जितना था उतने एकरा में रह गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? समसूत्री विभाजन। एक से दो बनता है तो दो से तीन बनेगा। तो अगर मान लीजिए हमको 60 कोशिका बनाना है समसूत्री विभाजन के द्वारा, तो के गो विभाजन होना चाहिए? ई तो मर जाए बाबू, क्वेश्चन समझे? तो घुमा के हम पूछ दिए हैं, डॉक्टरी वाला क्वेश्चन पूछा, मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है तो ये हम पूछ दिए हैं, लेकिन हम दिमाग देखना चाहते हैं कि आप लोग का तेज होना चाहिए। मास्टर के लिए पढ़ा रहे हैं ना जी, विद्यार्थी के लिए नहीं, तो मास्टर को आना चाहिए, विद्यार्थी को भी आता है चीज। मान लीजिए कुल कोशिका 60 बना, तो क्या को डिवीजन हुआ होगा? 59 को। n विभाजन से n+1 कोशिका बनता है, 59 को विभाजन होगा माइटोसिस, तो क्या को कोशिका बनेगा? 60 को। एक से दो बना तो 60 से 120 थोड़े बनेगा, या 30 से 60 थोड़े बन जाएगा, 59 को से बन के 60 पे आया होगा वो, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो समसूत्री विभाजन हो गया, मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका बॉडी के ग्रोथ में, घाव भरने में इत्यादि में इसका काम होता है। अब आइए मियोसिस, अर्धसूत्री, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मियोसिस नहीं होगा तो हम लोग में जो गुण है, कैरेक्टर है, मां बाप का दोनों गुण है ना, संतान में मम्मी का भी गुण, पापा का भी गुण ट्रांसमिट करता है ना, इसलिए इसका नाम है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री जो हुआ, जैसे एग बनता है, एग माने अंडाणु, ठीक ना? अंडाणु, स्पर्म माने शुक्राणु। तो भैया रे, एग स्पर्म जो बनता है ना, उसमें मियोसिस होता है, वहां माइटोसिस नहीं होता है। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इस तरह से सेल डिवीजन होकर के मियोसिस होकर के संतान का गर्भ ठहरता है, और संतान धीरे धीरे 9 महीना होते होते फिर चाइल्ड इशू होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज हो गया, रेस को मेंटेन होने के लिए, रेस को, ह्यूमन रेस को मेंटेन करने के लिए मियोसिस की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगा तो मेल गैमेट नहीं बनेगा, उधर से फीमेल गैमेट नहीं बनेगी, और जब ना मेल गैमेट बनेगा ना फीमेल गैमेट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा तो बीपीएससी के क्वेश्चन नहीं बदलेगा। सब मियोसिस पर डिपेंड कर रहा है क्या?
बात सही है कि नहीं सही है? तब मियोसिस का अर्धसूत्री, अच्छा इसका नाम एगो से 4 को बनता है सर, एगो से मियोसिसवा में 4 को बनता है, 1 2 3 और 4, इसमें 3 को डिजेनरेट कर जाता है, एगो सर्वाइव करता है ना। देखिए क्रोमोजोम 2 होता ना यहाँ, तो यहाँ एगो 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 एगो, आधा क्रोमोजोम हो गया। अगर इसको हम स्पर्मे सेल मान लेते हैं, स्पर्मे मान लेते हैं, तो 4 को स्पर्म मान लीजिए बना एक डिवीजन से, एक मियोसिस से। तो इस सब में न्यूक्लियस जो जितना इस पेरेंट में था उसका आधा यहां आया, आधा यहां आया, आधा यहां आया, आधा यहां आया, इसलिए इसका नाम पड़ा अर्धसूत्री। अर्धसूत्र आधा गुणसूत्र, टर्म से क्लियर करो, माथा पर जोर काम पड़ता है, क्लियर है? साइंस मतलब हल्का विषय क्या? अर्धसूत्री, हाफ मतलब जितना पेरेंट सेल में गुणसूत्र है ना उसका आधा चला जाता है किस में? संतानों में चला जाता है, इसलिए इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। यह जनन कोशिकाओं में होता है, वह कई कोशिकाओं में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में, यानी एग में हुआ, स्पर्म में हुआ, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आया? और इसका खोज जो है वो फार्मर और मूरे ने किया था, यह भी क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। फार्मर और मूरे ने इसका खोज किया था, तो इसको लिख लीजिए, लिखिए। लिखिए, कोश का विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है? लिखिए, असूत्री कोश का विभाजन में लिखिएगा, यह विभाजन आदिम जीव, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव आदिम जीव माने बहुत पुराने जो जीव हैं, जो सबसे पहले आए थे, जीवाणु, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल इत्यादि में होता है। ये माइटोसिस किस में होता है? आदिम जीव में, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म किस में होता है? ये आदिम जीवों में होता है, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल इत्यादि में होता है, इत्यादि में होता है। लिखिए, इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है, इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है, इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है तथा तथा फिर सीधे तथा फिर सीधे 2 भागों में, फिर सीधे 2 भागों में विभाजित हो जाता है, फिर सीधे 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अब लिखिएगा समसूत्री विभाजन। लेकिन इसका खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था, इसका खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। वाल्थर फ्लेमिंग लिख दें, वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। लिखिए, इस विभाजन में, अच्छा लिखिए, यह कई कोशिकाओं में होता है, इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, यह कई कोशिकाओं में होता है, यह कई कोशिकाओं में होता है। लिखिए, इसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है, और दोनों कोशिकाओं में मातृ कोशिका के समान गुणसूत्र होते हैं, दोनों कोशिकाओं में मातृ कोशिका के समान गुणसूत्र होते हैं, दोनों कोशिकाओं में मातृ कोशिका के समान गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या को फेज होता है? 5 को, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, तो ये नहीं लिखवाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तब टेलोफेज होता है। तो इतना डिटेल्स नहीं जाना है,
क्योंकि इस फेज का विभाजन वो नहीं पूछेगा। माइटोसिस का महत्व लिखिए, माइटोसिस का महत्व लिखिए। यह शरीर में होने वाले घावों को भरता है, शरीर में होने वाले घावों को भरता है, तथा इसके अलावे शरीर में होने वाले अंगों में वृद्धि को, शरीर में होने वाले अंगों में वृद्धि को प्रमोट करता है, वृद्धि को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। शरीर में अगर कोई अंग का विकास नहीं होगा तो यानी ठीक से माइटोसिस नहीं हो रहा है। अब मियोसिस लिखिए आप, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन लिखिए। यह जनन कोशिकाओं में होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। लिखिए, इसमें नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की आधी गुणसूत्र होती है, इसमें नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की आधी गुणसूत्र होती है। इसका खोज फार्मर तथा मूरे ने किया था, इसका खोज फार्मर तथा मूरे ने किया था, इसका खोज फार्मर तथा मूरे ने किया था। लिखिए नोट, इसका खोज फार्मर तथा मूरे ने किया था। अब लिखिए इसका नोट, लिखिए डीएनए का निर्माण एस फेज में होता है, डीएनए का निर्माण एस फेज, एस माने समस्तीपुर नहीं, डीएनए का निर्माण एस फेज में होता है, एस फेज माने सिंथेसिस फेज। लिखिए प्रयोगशाला में अध्ययन के लिए, प्रयोगशाला दूसरा पॉइंट लिखिएगा नोट का, प्रयोगशाला में अध्ययन के लिए मेटाफेजिक क्रोमोसोम को लिया जाता है, प्रयोगशाला में स्टडी के लिए, प्रयोगशाला में अध्ययन के लिए मेटाफेजिक क्रोमोसोम को लिया जाता है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम को लिया जाता है। क्योंकि मेटाफेजिक क्रोमोसोम को लिया जाता है क्योंकि यह सबसे सुस्पष्ट होता है, क्योंकि यह सबसे सुस्पष्ट होता है। सबसे ज्यादा क्लैरिटी किस फेज में होती है? मेटाफेज में, इसीलिए उसका अध्ययन हम क्रोमोसोमल स्टडी के लिए मेटाफेजिक क्रोमोसोम को लेते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका एक लंबा टॉपिक का हमने क्या किया है, अंत किया है। तो हम समझते हैं कि आपको सेल बायोलॉजी में हमसे जरूर फायदा मिलेगा और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा वो आएगा। अब अगले क्लास में जो आएंगे तो बायोलॉजी में हम पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां से क्वेश्चन आता है, ब्लड पढ़ाएंगे, हार्ट पढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर आइएगा, फायदे में रहिएगा। वादा है कि एसडीएमबी के लिए जाइएगा, वहां भी एक सवाल नहीं छूटेगा, बशर्ते आते रहिएगा। जब सेल में मन लग गया, ठीक है, तो आगे तो मन लगेगा ही। क्या जी, नारी शक्ति, आप लोग को तो वास्तव में सलाम है कि छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ करके आप कक्षा कर रही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।